हेलो दोस्तों, मैं अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टॉकर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी मुझे उत्तराखंड के अरविंद सिंह जी ने भेजी है। कार्तिक माह का पहला दिन था। मधु अपनी सहेली रीचा के साथ मंदिर जा रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर उसने देखा तो करीब 18-20 साल का साधारण सी कद काठी वाला युवक उनका पीछा कर रहा है। वो रुकी तो वो भी रुक गया। अब मधु सारा मामला समझ गई थी। उसने तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। युवक ने भी रफ्तार पकड़ ली और गाना गाने लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब। मधु सब अनसुना कर मंदिर में भगवान को जल अर्पण कर दिया जलाने लगी, लेकिन वह फिर शुरू हो गया। मंदिर में हो एक जलता दिया हो, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। रीचा भी सब देख समझ रही थी। उसने मजाकिया लहजे में मधु से कहा, देख मधु, तेरा पहला आशिक। चुप कर यार, तू डरा मत। इतना कह के मधु वहां से निकलने लगी, लेकिन वो युवक भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने मधु को आवाज दी। मधु जी सुनिए, तो आपसे एक बात करनी है, प्लीज मना मत करना। कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे जानते हो? नाम विनोद है, लेकिन एक अनुरोध करना चाहता हूँ आपसे। फ्रेंडशिप करनी है आपसे, प्लीज मना मत करना, प्लीज प्लीज। मेरा नाम कैसे जानते हो? मधु ने चिल्लाकर दोबारा पूछा। भाई के बहुत से दोस्त हैं जो भाई के लिए जान तक दे सकते हैं, तो फिर नाम पता करने में क्या दिक्कत आएगी भाई को? अच्छा ठीक है भाई, लेकिन मैं आपको नहीं जानती और मुझे ये फ्रेंडशिप में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। सॉरी भाई। अरे मैं भाई थोड़ी ना हूँ आपका। मधु उसकी बात सुने बगैर ही वहां से चली गई। फिर उसने एक बार भी पीछे मुड़कर ना देखा। लगभग 1 महीने गुजर गए थे। मधु अब उस बात को पूरी तरह से भूल गई थी। शाम का वक्त था। रीचा और मधु हमेशा की तरह नदी के किनारे घूम रहे थे कि तभी एक आवाज आई। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया। मधु ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो आता हुआ दिखाई दिया। ये तो वही है, रीचा बोली। हाँ यार, वही है, कार्तिक का कुत्ता। मधु ने दबी हुई आवाज में कहा। हालांकि मधु काफी डरी हुई थी, लेकिन उसने सामान्य दिखने का नाटक किया। कुछ ही देर में वो मधु के सामने आकर खड़ा हो गया और जेब में से चश्मा निकालकर पहनते हुए बोला, मैडम, यू मिस मी, आई मिस यू टू। मधु कुछ नहीं बोली। उसने रीचा को वहां से चलने का इशारा किया और वहां से चल पड़ी। जितनी तेजी से उसके कदम चल रहे थे, उससे भी ज्यादा तेजी से उसका दिल धड़क रहा था। उसके चेहरे पर पड़े शिकन के निशान उसके डर को बयां कर रहे थे। रीचा मधु को बचपन से जानती थी। वो मधु की हालत समझ गई और बोली, इससे पहले कि देर हो जाए, इस कार्तिक के कुत्ते का कुछ करना होगा। छोड़ ना, क्या कर लेगा वो? मैं कभी उससे बात ही नहीं करूंगी तो खुद ही थक जाएगा। अपने डर को छुपाते हुए मधु बोली, लेकिन जैसा हम सोचते हैं, अगर सब वैसा ही हो तो फिर सिर्फ सोचने मात्र से ही दुनिया की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। मधु की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना मिलने की वजह से अब उस मनचले का हौसला और अधिक बढ़ गया था। पहले तो वो सिर्फ सुनसान रास्तों पर ही मधु का पीछा किया करता था, लेकिन अब बाजार में, स्कूल में, उसके घर के बाहर भी चक्कर काटने लगा। मधु का डर और अधिक बढ़ चुका था।
उसने फिर भी ये बात किसी को नहीं बताई। वह इस डर से लगातार भागे जा रहे थे और डर की तो ये विशेषता होती है कि जितना आप भागने की कोशिश करते हैं ये आप पर उतना ही हावी होता जाता है। पूरे 5 महीने बीत चुके थे। हर तीसरे चौथे दिन वो मनचला मधु से बात करने की कोशिश करता था, लेकिन मधु कोई प्रतिक्रिया नहीं देती थी। उस वक्त वो बिल्कुल पत्थर सी हो जाती। 12वीं की परीक्षा शुरू होने में बस 1 महीना ही बचा था, लेकिन उसकी असली परीक्षा तो भगवान ले रहा था। मधु की माँ अचानक बीमार पड़ गई। अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया। मामला थोड़ा गंभीर था, इसीलिए मधु के पिता को अक्सर रात में अस्पताल में ही रुकना पड़ जाता था। परीक्षाएं सर पर थी। मधु ने घर से निकलना बंद कर दिया था। शाम के 8 बज रहे थे। मधु ने रीचा को भी अपने घर पर पढ़ाई के लिए बुलवाया हुआ था। तभी अचानक घर के बाहर से एक बेसुरी सी आवाज आई, किसी के गाना गाने की। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मधु ने खिड़की खोला और देखा तो ये वही था। यार, ये कार्तिक का कुत्ता तो अब रात में भी परेशान करने पहुंच गया, रीचा बोली। मधु से अब रहा नहीं गया। वो तुरंत अंदर गई और फूट फूट कर रोने लगी। रीचा से देखा ना गया। उसने पूरी खिड़की खोली और कान में मोबाइल रखते हुए जोर से बोली, हेलो, पुलिस स्टेशन। इतना सुनते ही वो वहां से भाग गया। इसके बाद रीचा सीधा मधु के पास गई। मधु को रोते देख उसने उसे गले से लगा लिया और समझाने लगी, रोने से कुछ नहीं होगा यार, अभी भी समय है, तू अंकल आंटी को सब बता दे। यार, पहले से ही मम्मी की तबीयत खराब है, अब इस हालत में मैं क्या बोलूं उनसे। पापा को भी पहले से बहुत टेंशन है यार। अपने आंसू पोंछते हुए मधु बोली, तो चल कल पुलिस के पास जाते हैं। रीचा ने मधु की आंखों में देखते हुए कहा। पुलिस के बारे में सुनकर मधु और डर गई और नजरें फेरते हुए बोली, पेपर शुरू होने वाले हैं यार, पुलिस का मामला बहुत टाइम तक चलता है, छोड़ यार, पढ़ाई करते हैं, ठीक ठाक नंबर आ जाए, बस इंजीनियरिंग करने दूसरे शहर चली जाऊंगी। मधु ने एक किताब पकड़ ली और पन्ने पलटने लगी। रीचा कुछ देर उसे देखती रही और अचानक उसकी किताब छीनकर एक कोने में फेंकते हुए बोली, इंजीनियरिंग करने दूसरे शहर जाएगी? विनोद जैसे आवारा कुत्ते हर शहर में होते हैं मधु, तू क्या जिंदगी भर भागते ही रहेगी? मधु के पास इस सवाल का कोई जवाब न था। उसने कोने में पड़ी वो किताब उठाई और पन्ने पलटने लगी। उसकी नजरें किताब पर थी, लेकिन मन ही मन वो भगवान को कोस रही थी और डर के मारे उसका शरीर भी कांप रहा था। कुछ मिनट तक रीचा मौन रही, लेकिन मधु को कांपते देख चुप्पी तोड़ दी। अब कांप क्यों रही है? यार, भगवान मेरे साथ ये क्यों कर रहा है? मम्मी बीमार पड़ी है, परीक्षाएं सर पर है और ऊपर से रही सही कसर ये कुत्ता पूरा कर रहा है। क्या पता भगवान तेरी परीक्षा ले रहा हो। 1 साल होने वाला है। 1 साल से परेशान कर रहा है वो। साल भर से डर डर के जी रही हूं। तू ही बता, ये कैसी परीक्षा है जिसकी कोई समय सीमा ही नहीं। भगवान जब परीक्षा लेता है तो उसकी कोई समय सीमा नहीं होती है यार। ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम कितनी जल्दी हल निकालकर परीक्षा से उठ खड़े होते हैं। और वो आवारा कुत्ता तुम्हें परेशान कर रहा है क्योंकि तुमने हिम्मत नहीं दिखाई। तुम डर रही हो और डरने वालों को लोग डराते ही हैं। कायरों की तो भगवान भी नहीं सुनता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा मधु, सामना करो उसका, डरना छोड़ दो। रीचा की बातों ने मधु में थोड़ा जोश जगा दिया। उसने सोचा, एक बार साफ साफ उस लड़के से बात कर लूं। अगर फिर भी ना माने तो फिर पुलिस रिपोर्ट कर लूंगी। अगले दिन वो घर से बाहर निकली। उस लड़के ने फिर पीछा किया। मधु ने उसे समझाया, वो ना माना। अंत में मधु ने कहा उसके पास अब एक ही विकल्प बचता है, वो पुलिस के पास चली जाएगी।
लेकिन वो जहर खाने की धमकी देने लगा। मधु अब और डर गई और उस लड़के की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई। परीक्षाएं शुरू हो गई। वो सुबह शाम मधु के घर के चक्कर काटने लगा। मधु जब पेपर देने स्कूल जाती तो वो भी पीछे पीछे चल देता। जैसे ही परीक्षा खत्म हो जाती वो फिर दोबारा आ जाता। कई बार तो मधु समय से पहले ही परीक्षा हॉल से उठकर सीधे घर को भाग जाती थी। परीक्षा समाप्त हो गई। अब मधु की माँ की हालत में भी सुधार था। वो अस्पताल से घर आ गई थी। मधु के पिता भी अब घर पर ही रहते थे, इसीलिए मनचला विनोद भी उस तरफ कम ही दिखाई देता था। मधु को थोड़ी राहत सी महसूस हो रही थी। वह खुश थी, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। परीक्षा का रिजल्ट आया और परिणाम रहा सिर्फ 55%। हर बार 75% से ज़्यादा लाने वाली मधु के लिए ये ऊँट के मुंह में जीरा जैसा अनुभव था। घर वाले भी हैरान थे कि आखिर अब की बार ऐसा कैसे हो गया। मधु सब समझती थी, कारण जानती थी, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। इंजीनियरिंग करने के लिए बड़े कॉलेज में जाने का सपना अब टूट चुका था। मधु ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। अब वो ना तो घर वालों से बात करती और ना किसी का फोन उठाती। रीचा भी कई बार उससे मिलने आई, लेकिन मधु ना तो अपने कमरे से बाहर निकलती और ना उसके लिए दरवाज़ा खोलती। रीचा भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन उसने मधु को मैसेज किया, मैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रही हूँ, कम से कम आखिरी बार तो मिल ले यार। मधु का दिल पिघल गया और वो रीचा से मिलने के लिए तैयार हो गई। रीचा ने उसे अपने घर बुलाया। मधु ने मुंह धोया और निकल पड़ी। तो तू जा रही है? ना बे, तुझे छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी यार। नहीं जा रही है तो मुझे क्यों बुलाया यहाँ? मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। आज तुझे फैसला करना होगा। कैसा फैसला? उसी परीक्षा का फैसला जिसे तू 1 साल से टाल रही है। उसी कुत्ते का फैसला जिसकी वजह से तूने अपना ये हाल बनाया हुआ है। वो फैसला जो तुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। यार, मैं जब भी उसको साफ साफ मना करती हूँ तो वो बोलता है कि मर जाऊंगा। मरता है तो आज ही मर जाने दे। क्या उस आवारा कुत्ते की जान की कीमत तेरी जान से ज्यादा है? मुझे तो नहीं लगता। जरा सोच यार, क्या तू खुद को, अपने भविष्य को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देख सकेगी? आज तेरे साथ मैं हूं। अगर आज तूने ये फैसला नहीं किया तो समझ जाना कि तू मेरे लिए मर गई है। तू ही बता, अब मैं क्या करूं? तू बस डरना बंद कर दे, आगे का मैं देख लूंगी। तू हमेशा तो नहीं होगी ना मेरे साथ। तू मुझे बता कि इस मुसीबत से कैसे निजात मिलेगी। मेरी गलती थी जो मैं अब तक चुप रही। इसे मुझे ही ठीक करना होगा। क्या बात मेरी झांसी की रानी, अब देख हम क्या करते हैं। और रीचा ने मधु को गले से लगा लिया। फिर रीचा ने मधु को आगे की सारी योजना समझाई। उसके बाद दोनों चल पड़े उस कुत्ते की खोज में। लगभग 1 घंटे तक इधर उधर घूमने के बाद वो कमीना दिखाई दिया। मधु को अपनी ओर आता देखकर उसने मुंह से गुटखा थूका और गाना गाने लगा। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। मधु आज डरी नहीं। उसने रीचा को वहीं रुकने को कहा और अकेले ही आगे बढ़ने लगी। मुझे बात करनी है, मधु बोली। मुझे तो मालूम ही था भाई की दुआ कबूल हो जाएगी। थैंक यू भगवान, थैंक यू। तुम चाहते क्या हो मुझसे? तुम्हारा प्यार। क्या कर सकते हो मेरे लिए? कुछ भी कर सकता हूँ। भाई तेरे लिए मर भी सकता है और किसी को मार भी सकता है। किसी को टपका के डेमो दिखाऊं क्या? हा हा हा। हाँ, तू अगर मेरे लिए मरने को तैयार है तो मर के दिखा। जोकिंग कर रही हो ना? नो, आई एम सीरियस। मैं चाहती हूँ कि तू मर जाए।
ये ले जहर, चल अब मर के दिखा। कम ऑन, डू इट फॉर मी। मधु ने अपने पर्स से एक टैबलेट निकालकर उसके हाथ में रख दी। मैं तो आपके साथ जीना चाहता हूँ, मरना नहीं। अब उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। कमीने, मैं तो तेरी वजह से 1 साल से हर रोज मर रही हूँ। इतना कहकर मधु ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। भाई को चमाट मारा, भाई की बेइज्जती, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। मधु का गला दबाते हुए वो चिल्लाया। मधु ने गर्दन घुमाते हुए रीचा की तरफ देखा। रीचा इशारा समझ गई और अपने फोन से तस्वीरें खींचने लगी। मधु ने देखा कि रीचा ने अपना काम कर दिया तो उसने तुरंत एक जबरदस्त घूसा उसकी नाक पर मारा, फिर दूसरा मुक्का, फिर तीसरा, चौथा, और अगले ही पल वो जमीन पर पड़ा था। आसपास भीड़ जमा हो रही थी। इससे पहले कि वो खड़ा हो पाता, रीचा ने भी लात घूसे चलाने शुरू कर दिए। रीचा की देखा देखी भीड़ में शामिल लोग भी बहती गंगा में हाथ धोने आ गए। एक सज्जन जो मोटरसाइकिल रोककर तमाशा देख रहे थे बोलने लगे, ज्यादा मत मारो, कहीं मर मरा गया तो। तभी पीछे की सीट पर बैठी लड़की बोली, पापा पीटने दो इसको, ये साला मुझे भी परेशान करता है। फिर क्या, उसके बाद वो सज्जन भी कुटाई में शामिल हो गए। कुटाई का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रीचा ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगाया। हेलो एम्बुलेंस, यहाँ बस स्टेशन के पास आ जाइए। प्लीज मरीज का नाम बताइए, दूसरी ओर से आवाज आई। नाम तो याद नहीं, लेकिन कुत्ता है कुत्ता, कार्तिक का कुत्ता।